पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने हिमालय की बेटियां पाठ संख्या 3 पढ़ा था और इसके कुछ प्रश्नोत्तर मैंने गृह कार्य के रूप में भी आपको दिए थे। आज के लिए मैं आपको ले चलता हूँ भाषा की बात। भाषा की बात नाम से आपके प्रश्नोत्तरों के नीचे दिया हुआ है इस तरह से भाषा की बात, और इसमें भी मैं आपको चलता हूँ तीसरे प्रश्न की तरफ लेकर। प्रश्न संख्या 3, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो पिछली कक्षाओं में व्याकरण की पुस्तक में आपने पढ़ा है कि विशेषण क्या होता है, क्या परिभाषा है विशेषण की, कितने प्रकार होते हैं, उनके भेदों के बारे में सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। विशेष्य संज्ञा शब्द होते हैं और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं, जिनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण द्वारा आपको समझाया भी गया है। ये इधर विशेष्य लिखे हुए हैं और यहाँ विशेषण लिखे हुए हैं। आपको मिलान करना है कि कौन से विशेषण का किस विशेष्य के साथ में सही मिलान हो रहा है। अपनी पुस्तक में भी आया हुआ, इसी पाठ में आया हुआ है, इस तरह का मिलान आपको करना है। आपने इसी पाठ में से आए हुए शब्द हैं, विशेषण विशेष्य के जोड़े हैं और उनको आपको मिलाकर देखना है। इनका मिलान करना है आपको, जो भी उचित लगे सही तरीके से इस पाठ में देखते हुए। फिर चौथा है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। यह पुस्तक कार्य के रूप में ये तीसरा। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास, समास में हमने पढ़े, समास की परिभाषा, समास के 6 भेदों के नाम सब कुछ पढ़े हुए अपने। और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि दोनों पद उसके प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, और इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी, इस तरह से शब्द लिखा हुआ, बीच में यह आपको योजक चिन्ह भी दिखाई देगा। तो राजा रानी इस तरह से शब्द लिखा हुआ, देखो काले घेरे में। द्वंद्व समास है इसमें, जिसका अर्थ है राजा और रानी। बीच में और का लोप होता है, यहाँ और नहीं लिखा हुआ है, तो ये सामासिक पद हो गया, द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। और समास विग्रह किया हमने तो अर्थ हो गया राजा और रानी। इसका मतलब बीच में और शब्द था जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इसी तरह के आपको उदाहरण पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। अब आप शब्दकोश शैली में लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाओ तो भी आपको इसमें से कम 5 या इससे अधिक उदाहरण द्वंद्व समास के, इस तरह के उदाहरण आपको ढूंढकर लिखने हैं। इसी पाठ में आपको इस तरह के 5 या 5 से ज्यादा उदाहरण ढूंढने हैं और लिखने हैं अपनी नोटबुक में। फिर देखिए 5वां प्रश्न, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। नदी शब्द लिखा हुआ है और इसी को अगर आप उल्टा लिख दें तो क्या हो जाता है, दीन। तो यह अक्सर इधर, यह इधर लिख दें तो क्या होगा, दीन। दीन का मतलब होता है गरीब, ठीक है। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन। दीन शब्द जो बना है नदी से, वह क्या है, हालांकि यहाँ भाववाचक संज्ञा नाम दिया हुआ है, जबकि भाववाचक संज्ञा नहीं है। गरीब शब्द दीन शब्द है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। दीन का मतलब होता है गरीब, और गरीब शब्द है विशेषण, ठीक है, स्थिति दर्शा रहा है, विशेषण है। अगर गरीबी शब्द होता है यहाँ, गरीबी, तब शब्द भाववाचक संज्ञा का होता। तो आपको संज्ञा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, यह कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। केवल इतना ही करना है कि नदी को उल्टा लिखने पर जैसे दीन होता है, उसी तरह से कम 5 या 5 से ज्यादा उदाहरण आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनमें शब्द सीधा जो लिखा हुआ है उसी को उल्टे रूप में, उल्टे क्रम में लिख दें तो भी एक सार्थक शब्द बन जाए, उससे अलग सार्थक शब्द बन जाए। जैसे बस इसी को उल्टा लिख दिया तो क्या बनेगा, सब। तो यह भी शब्द होता है अपने हिंदी में और यह भी शब्द होता है, जबकि हमने किया इसका उल्टा ही किया। इस तरह के आपको और उदाहरण ढूंढने हैं, जैसे नाता, ताना, ताना देना व्यंग्य, और नाता रिश्ता। तो इस तरह के सार्थक शब्द बनते हैं इस तरह से उल्टे करने पर। तो इस तरह के आपको 5 या 5 से ज्यादा उदाहरण, इनके अलावा, इनको छोड़ते रहे, इनके अलावा आपको 5 या 5 से ज्यादा उदाहरण आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।